नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम आपको अभिक्रिया वेग के बारे में बता चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इनसे अभिक्रिया वेग में परिवर्तन आता है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई कारक होगा, अगर वो परिवर्तन करेगा तो दो ही प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। या तो वह परिवर्तन से बढ़ जाएगी कोई चीज क्रिया, या कोई घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अभिक्रिया वेग पर हम जो बात करेंगे वो यही करेंगे। मुख्य रूप से जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बढ़ने की बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला है अभिकारक की सांद्रता। सबसे पहला कारक है अभिकारक की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं। जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जब अभिकारक बढ़ेंगे तो उनमें आपस में क्रिया तेजी के साथ होगी, और जब क्रिया तेजी के साथ होगी तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिकारक के अणुओं की टक्करें बढ़ जाती हैं, जिससे क्रियाफल बनने की शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ने के साथ अभिक्रिया वेग बढ़ता है। मैं आपको लिख देता हूँ ये बात। अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। इसके हम नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, ये सीधी सी बात है। अगर अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया वेग घट जाएगा। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो अभिकारक की प्रकृति से हम क्या समझते हैं? अभिकारक की प्रकृति का मतलब होता है कि अभिकारक किस प्रकार का है। कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो आसानी से उनके बंध टूट जाते हैं। देखो, कोई भी अभिक्रिया अगर होती है तो उस अभिक्रिया में विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि अभिकारक के बंध टूटेंगे और नए बंध बन के उत्पाद बनेगा। यदि अभिकारक हमारा ऐसा है कि सामान्य ताप पर ही उसकी जो बंध हैं वो टूट जाते हैं, आसानी से उसके बंध टूटते हैं, तो वेग तेजी के साथ होगा, तेजी के साथ क्रिया हो जाएगी। तो अभिकारक की प्रकृति में हम ऐसा लिखने वाले हैं कि वे अभिकारक जिनके बंध आसानी से टूट जाते हैं, जिनके बंध आसानी से टूट जाते हैं, उनका अभिक्रिया वेग अधिक होता है। उनका अभिक्रिया वेग अधिक होता है। तीसरा है टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर, ताप बढ़ाएंगे तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब अभिकारक के अणु फटाफट भागेंगे, दौड़ेंगे, तो उनमें टकराने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से हमेशा दोस्तों क्या हो जाता है? अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। याद रखने की बात है, ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो इतना ही लिखना है आपको। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। चौथा फैक्टर हम लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव, ये क्या फैक्टर है? पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव का मतलब होता है कि जो अभिकारक के अणु, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। यदि उनका भी पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है तो उनके टकराने की संभावना अधिक होगी। टकराने की संभावना अधिक होगी तो उनकी अभिक्रिया वेग बढ़ने की संभावना भी अधिक होगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो इसमें भी हम लिख देंगे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया वेग बढ़ता है। और पांचवा फैक्टर दोस्तों, पांचवा फैक्टर है हमारा, पहला हो गया अभिकारक की सांद्रता, फिर अभिकारक की प्रकृति और फिर ताप और पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। पांचवा हमारा फैक्टर होता है प्रकाश की उपस्थिति।
बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रकाशिक क्रियाएं कहते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, प्रकाश रासायनिक क्रियाएं। ये वे क्रियाएं हैं, अगर प्रकाश की उपस्थिति होगी तो उनका अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। तो मुख्य रूप से ये उन्हीं के लिए है जो प्रकाश की उपस्थिति में जिनका अभिक्रिया वेग बढ़ता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्रिया है, इसलिए इस फैक्टर को हम अभिक्रिया वेग में हम लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो ये हो गया अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या। मैं आपको बता दूं, एक बात आप ध्यान रखेंगे, अभिक्रिया कब होती है? जब एक विशेष वेग के साथ आकर अभिकारक परस्पर टकराते हैं, एक विशेष ऊर्जा के साथ अभिकारक के अणु परस्पर आकर टकराते हैं, तो उनके टकराने से अभिक्रिया होती है, क्योंकि उस ऊर्जा से उनके बंध टूट जाते हैं। तो यहाँ जो ये सारे फैक्टर दिए गए हैं, ये उनकी टक्करों पर निर्भर करते हैं। एक थ्योरी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, संघट्टवाद, या उसे हम कोलिजन थ्योरी, या उसे हम टक्कर सिद्धांत कहते हैं। जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो आपको अभिक्रिया वेग की बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। रेट कांस्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में, रेट कांस्टेंट, और विशिष्ट स्पेसिफिक अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। शुरू करते हैं कि क्या है वेग स्थिरांक। माना एक अभिक्रिया निश्चित ताप पर निम्न प्रकार होती है। अच्छी तरह से देखते जाएंगे, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। कैसे होती है? मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट माने आर माने रिएक्टेंट माने अभिकारक, और वो बना रहा है प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, उत्पाद। तो मान लीजिए इसकी हमने ए मोल, देखो अभिक्रिया वेग सांद्रता पर डिपेंड करेगा, मोल प्रति लीटर पे। तो यहाँ हमने इसके ए मोल प्रति लीटर लिए, और जब हम इसके ए मोल प्रति लीटर लेते हैं और ऐसा माने कि अभिक्रिया शुरू नहीं, अभी हमने ए मोल प्रति लीटर अपने हाथ में लिया है, देन जीरो, प्रोडक्ट अभी जीरो है, क्योंकि अभी हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि अभिक्रिया प्रारंभ हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जीरो। ये आपने कक्षा 11 में रासायनिक साम्य में अच्छी तरीके से पढ़ा है। वही जो रासायनिक साम्य में आपने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, उसी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को इस पर लगाकर हम आपको वेग स्थिरांक निकालना बता रहे हैं। ए मोल प्रति लीटर हमने आर की मात्रा ली, आर बोले तो अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता कितनी ली? ए मोल प्रति लीटर। तो उत्पाद कितना बना? जीरो। कब? प्रारंभ में। ये स्थिति हमारी प्रारंभ में है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। फिर थोड़ा समय बीत जाता है, टी समय पश्चात, ये लिखेंगे यहाँ हम, टी समय पश्चात हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की मात्रा x बन गई। कितनी बन गई? x मोल प्रति लीटर प्रोडक्ट बन गया। तो ये x कहाँ से आया हुआ? रिएक्टेंट से। तो a में से x घटा दो, ये x ही तो इसमें परिवर्तित होगा। तो a माइनस एक्स बराबर x, लेकिन t समय में हो रहा है। तो दोस्तों याद करो अभिक्रिया वेग की परिभाषा, सांद्रता परिवर्तन, एकांक समय में होने वाला सांद्रता परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। और यहाँ t समय में x परिवर्तन हो रहा है। अगर हम a में देखें तो a में से x कम हो गया, सांद्रता में कमी आती है हमेशा किसमें? अभिकारक में, और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो कितना परिवर्तन आया? x और t। ठीक है, तो ये x परिवर्तन है t समय में, तो x अपॉन t अभिक्रिया वेग हो गया। क्या हो गया? अभिक्रिया वेग। और एक नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। यहाँ उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे,
क्योंकि कक्षा 11 में एक्सप्लेन किया गया है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहाँ अभिक्रिया की दर x/t द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, और यहाँ हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया वेग की dx/dt, क्योंकि एक समय पर बात कर रहे हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था एक निश्चित समय पर जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो यही बात चल रही है यहाँ, तात्क्षणिक t समय। तो इसे हम अभिक्रिया वेग को द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से dx/dt समानुपाती a - x, कितनी सांद्रता है? a - x बच गई, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो dx/dt समानुपाती a - x। और दोस्तों dx/dt तो अभिक्रिया वेग है। क्या है ये? अभिक्रिया वेग बराबर k, एक स्थिरांक लगाया a - x, क्योंकि ये वेग के बाद लगाया गया स्थिरांक है, इसलिए इस k को हम क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक। क्या कहेंगे इसे हम? वेग स्थिरांक। तो k हो गया हमारा वेग स्थिरांक। और दोस्तों ये हमारा फिलहाल एक सूत्र आया, और यदि a - x बराबर 1 मोल प्रति लीटर हो, सांद्रता है, तो dx/dt माने अभिक्रिया वेग किसके बराबर हो गया? k के। और यही बात हमने लिखी कि वेग स्थिरांक को हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर कब? जब सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो परिभाषा क्या बनेगी? इसको आप उतारेंगे पहले और फिर नीचे परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा बनेगी? इस परिभाषा को मैं आपको 2 बार बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है? आप अच्छी तरीके से इस परिभाषा को याद करेंगे। क्या बना? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह विशिष्ट अभिक्रिया वेग है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। फिर से मैं बोल देता हूं, जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। फिर दोबारा से, पहले मैंने आपको सीधा बोला, फिर उसे उल्टा करके बोला, अब मैं फिर बोलता हूँ, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यहाँ देखें, इसमें आपको समझ में आएगा कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर। विशिष्ट क्यों कह रहे हैं इस अभिक्रिया वेग को? क्योंकि एक कंडीशन आ गई है, उस कंडीशन में स्पेसिफिक कंडीशन है, उस विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। अर्थात वह अभिक्रिया वेग जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, किसके बराबर होता है? वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये परिभाषा आ गई वेग स्थिरांक की। और दोस्तों वेग स्थिरांक और ये अभिक्रिया वेग, तो मात्रक में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं। वेग स्थिरांक का मात्रक भी वही होगा जो अभिक्रिया वेग का था। क्या था? मोल प्रति लीटर प्रति समय, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। समय को इनवर्स क्यों कह रहा हूँ? अगर समय सेकंड में लिया गया है तो सेकंड इनवर्स है, और अगर समय मिनट में लिया गया है तो मिनट इनवर्स है। तो ये हमारा हो गया वेग स्थिरांक। क्लियर हो रहा होगा आपको। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? कि स्थिर ताप पर, यहाँ हमने निश्चित ताप पर क्रिया ली है, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर या किसी पदार्थ की अभिक्रिया दर, दर बोले तो अभिक्रिया वेग, दर बोले तो अभिक्रिया वेग, उसकी अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये आप दोबारा से कक्षा 11 में जाकर पढ़ सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, dx/dt समानुपाती a - x। तो ये हमारा वेग स्थिरांक हो जाता है, और परिभाषा आपको याद हो ही गई होगी। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो दोस्तों आज हमने आपको यही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और वेग स्थिरांक। इसमें मैं आपको 3 सवाल बता रहा हूँ छोटे छोटे से, जिनका उत्तर आपको मुझे आज ही देना है।
ठीक है, आज ही आप इसका उत्तर मुझे भेज देंगे। जो मेरे से रेगुलर व्हाट्सएप के जरिए हमारे से पढ़ रहे हैं वे इसका उत्तर अवश्य भेजेंगे, और जो व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन लगातार पढ़ रहे हैं और वे भी उत्तर भेजना चाहें तो वे हमें इनके उत्तर भेज देंगे यूट्यूब पर कमेंट में। पहला प्रश्न, अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या है? प्रश्न नोट कर लें, अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या है? सिर्फ मात्रक भेजना है आपको। दूसरा प्रश्न ये है कि ताप का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा प्रश्न फिर दोहरा देता हूँ, ताप का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? और तीसरा प्रश्न है अभिकारक की सांद्रता का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर, पहला अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या है, दूसरा ताप का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीसरा अभिकारक की सांद्रता का अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चनों के आंसर आज की ही वीडियो से लिए गए हैं। आप आज की वीडियो फिर दोबारा से देख लें और इनका उत्तर केवल एक लाइन भी मैंने आपको ज़्यादा बताई है, इसका उत्तर लिखकर मुझे भेज देंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना इस वक्त बढ़ रहा है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी है। अपने घर पर रहिए, डरिए नहीं, उपायों को अपनाइए। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।